नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम राजस्थान वीडियो के अंदर जो एक राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक दिया हुआ है कि बेरोजगारी एवं दरिद्रता, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और बेरोजगारी एवं दरिद्रता यानी बेरोजगारी एवं गरीबी। ठीक है। आज हम बिल्कुल बेसिक से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। और सबसे पहले हम राजस्थान की जो श्रम शक्ति है उसको देखेंगे, उसके बाद बेरोजगारी, उसके बाद दरिद्रता यानी गरीबी, उसके बाद इनको सुधारने के लिए जो राजस्थान सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है ना, उनको देखेंगे। ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की श्रम शक्ति देखते हैं। तो श्रम शक्ति के अंदर सबसे पहले जानिए कि श्रम शक्ति के अंदर किन किन लोगों को शामिल किया जाता है। तो 15 ईयर से लेकर 60 वर्ष तक की एज जिन लोगों की है उनको श्रम शक्ति के अंदर माना जाता है। 15 से 60 तक की एज है ना जिनकी, वो श्रम शक्ति के अंदर आते हैं। ठीक है। ये मेन याद रखना ये, क्योंकि आपके अंदर वो पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा ना, उसके अंदर एक पॉइंट आ जाएगा कि 15 से 65 तक माना जाता है, तो वो गलत हो जाएगा। 15 से 60 तक की एज हो, वो श्रम शक्ति के अंदर आते हैं। उसके बाद देखते हैं राजस्थान की जो कार्यशील जनसंख्या कितनी है, वर्क पार्टिसिपेशन रेट WPR। ठीक है। वो देखते हैं कितनी है, WPR कितनी है कार्यशील जनसंख्या। वो है राजस्थान की कितने प्रतिशत है, 43.6%, यानी 299 लाख, लगभग 3 करोड़ हो जाएगी। ठीक है। ये कार्यशील जनसंख्या है, मतलब 15 से 60 वर्ष तक की एज के लोग कितने हैं, लगभग 3 करोड़, यानी मतलब आधे आधे से कम है, 43.6% है। ठीक है। कार्यशील जनसंख्या ये याद रखना, 43.6% है। उसके बाद जो इंडिया की WPR है ना, इंडिया की जो कार्यशील जनसंख्या है वो 39.88 है। मतलब ये एक फैक्ट मिल गया कि इंडिया की WPR राजस्थान की WPR से कम है। ठीक है। मतलब आपके वो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आए तो राजस्थान की WPR इंडिया की WPR से कम है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान की WPR है ना वो ज़्यादा है इंडिया की WPR से। ठीक है। उसके बाद देखते हैं राजस्थान की WPR किस जिले की सबसे ज़्यादा है। तो प्रतापगढ़ की सबसे ज़्यादा WPR है। मतलब प्रतापगढ़ के 15 से 60 ईयर्स तक के जो एज के लोग हैं ना, वो 55.5% है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ आता है। ठीक है। 51.9%। आपको एक याद रखना है, प्रतापगढ़ है ना उसकी WPR राजस्थान के सबसे ज़्यादा है राजस्थान के अंदर। ठीक है। और मिनिमम WPR मतलब वर्क पार्टिसिपेशन रेट यानी कार्यशील जनसंख्या मिनिमम किस जिले की है, तो जयपुर की है। ठीक है। 37.2%, याद रखना दोस्तों। तो ठीक है। सेकंड सीकर की आ जाती है, मतलब हमारी राजधानी है ना उसकी WPR सबसे कम है, और प्रतापगढ़ की सबसे ज़्यादा है WPR, मतलब कार्यशील जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जयपुर की सबसे कम है। उसके बाद राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्र की WPR है ना, राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या 47.3%, और 43.6% हमारी सीधी राजस्थान की WPR थी। ठीक है। 43.6% और 47.3% WPR है ना, ये ग्रामीण क्षेत्र की, मतलब राजस्थान की WPR से ग्रामीण क्षेत्र की WPR अधिक है राजस्थान की। और शहरी क्षेत्र की WPR 32.3% है, मतलब काफ़ी कम है शहरी क्षेत्र की। उसके बाद राजस्थान के अंदर पुरुषों की WPR यानी पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 51.5%। पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या, पुरुष जितने पुरुष हैं उनमें से, मतलब 100 पुरुष मान लीजिए हैं, उसके अंदर से 51.5% पुरुष है ना वो 15 से 60 ईयर्स तक एज के हैं। ठीक है। कार्यशील जनसंख्या के अंदर आते हैं। उसके बाद राजस्थान की महिलाओं की WPR, राजस्थान की महिलाओं की कार्यशील जनसंख्या 35.1%। ठीक है। याद रखना, एक एक फैक्ट हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद राजस्थान का क्षेत्रवार से कुल प्रतिशत व्यक्ति जो WPR है, मतलब कार्यशील जनसंख्या, वो देखते हैं। तो राजस्थान के अंदर 4 प्रकार के वैसे मतलब माने जाते हैं, लोगों को अलग अलग मतलब बांटा जाता है 4 वर्गों में। एक तो किसान होता है जिसकी खुद की ज़मीन हो, एक खेतीहर मजदूर या खेतीहर किसान जो दूसरे के खेत में खेती करे, मतलब हैं। और तीसरा आते हैं घरेलू उद्योगों में संलग्न होते हैं जो। ठीक है। और एक आता है अन्य श्रमिक। तो सबसे पहले राजस्थान के जो किसान हैं, खुद की ज़मीन है जिसकी, वो राजस्थान के अंदर कितने हैं, 45.6%। ठीक है। 45.6% है राजस्थान के अंदर किसान जिसकी खुद की ज़मीन है। और भारत के अंदर कितना है, ओनली 24.6%। 45.6% है। और 24 मतलब राजस्थान की जो किसान है, खुद की ज़मीन जिसकी है, वो लगभग राजस्थान भारत के जिसकी किसान है ना उसके जब लगभग डबल है। ये याद रखना। मेन आपको यही याद रखना है, एक ही इनके अंदर, इन सब के अंदर एक मेन यही याद रखना है, 45.6% खुद की ज़मीन वाला किसान है राजस्थान के अंदर। ठीक है। भारत के अंदर 24.6% है ओनली।
भारत से ज़्यादा है, मतलब ये याद रखना, ठीक है। भारत से ज़्यादा ये एक ही है, और बाकी इंडिया के है ना वो भारत से राजस्थान से ज़्यादा है, ठीक है। ये एक है ना, ये राजस्थान का ज़्यादा है किसान। और खेती और मजदूर है ना वो 16.5% है राजस्थान का, और लगभग डबल है इंडिया का। इसके अंदर ये डबल है इंडिया का, ठीक है, खेती और मजदूर। उसके बाद घरेलू उद्योगों में ना वो 2.4% है राजस्थान का, तो और 3.8% इंडिया में है। और अन्य श्रमिक 35.5% राजस्थान का, 41.6% इंडिया का। मैंने एक, बस आपको ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है। और ये इसका अंदर ये याद रख सकते हो कि राजस्थान से लगभग डबल है खेती और मजदूर है ना, राजस्थान से इंडिया का खेती और मजदूर लगभग डबल है। और राजस्थान का खुद का किसान है जो खुद की ज़मीन वाला, वो इंडिया से डबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के में राज्य में कृषि पर निर्भर श्रमिकों का अनुपात। कृषि पर जो निर्भर है ना, एक तो वो हो गया कृषि पर निर्भर, एक तो जिसकी खुद की ज़मीन है 45.5% किसान हो गया, एक जो खेती और मजदूर है दूसरे की ज़मीन पर खेती करता है वो हो गया 16.5%। मतलब राजस्थान के अंदर कृषि पर निर्भर कितनी प्रतिशत श्रमिक है, तो 62%, 62.1%, लगभग 62% मान लीजिए वो कृषि पर निर्भर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, कृषि पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, तो 62.1% निर्भर, ठीक है। और यदि बच्चे और वृद्ध भी जोड़ें तो 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर हो जाएगी। ये कार्यशील जनसंख्या के अंदर जो बच्चे और वृद्ध होते हैं ना, और एक वो होते हैं विकलांग, वो होते हैं ना, उनको शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। इसलिए 70% जनसंख्या हो जाती है लगभग बच्चे और वृद्धों को इनको शामिल किया जाए, ठीक है। 62.1% है, बाकी 8% ये हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट है, कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर को दर्शाता है। ये नॉर्मल है, बाकी बालक वृद्ध बीमार विकलांग बाधित उनमें सम्मिलित नहीं है, ये आपको बता ही दिया नॉर्मल, ठीक है। 62.1% ये याद रखना। अब श्रमिकों का वर्गीकरण किया गया है। एक मुख्य श्रमिक होते हैं, श्रमिक दो प्रकार के होते हैं, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक, ठीक है। श्रमिकों का वर्गीकरण मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक वो होते हैं जो 183 दिन यानी 6 माह की अधिक रोजगार करें, ठीक है। मुख्य श्रमिक 6 माह से अधिक रोजगार मिले उनको, वो मुख्य श्रमिक होते हैं। और जो साल के अंदर है, ये साल के अंदर 183 दिन या 6 माह से कम रोजगार जो करे ना, वो सीमांत श्रमिक होते हैं, ठीक है। मुख्य श्रमिक 6 माह से अधिक रोजगार, सीमांत श्रमिक 6 माह से कम रोजगार। राजस्थान में मुख्य श्रमिक कितने हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर मुख्य श्रमिक है 70.5%, और बाकी बचे हुए सीमांत श्रमिक है। 70.5% मुख्य श्रमिक है जो मतलब 6 माह से अधिक रोजगार करते हैं, ठीक है। और जो सीमांत श्रमिक है वो कम है, ओनली 30% है, लगभग 29.5%, ठीक है। तो अब देखते हैं मुख्य श्रमिक राजस्थान के अंदर, ये बता ही दिया 70.5% मुख्य श्रमिक है। और सर्वाधिक मुख्य श्रमिक है ना, ये जयपुर के अंदर है, ठीक है। सर्वाधिक मुख्य श्रमिक जयपुर के अंदर है। और न्यूनतम कार्यशील, याद है आपको बताया था मैंने, न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या भी जयपुर की है, ठीक है। और सर्वाधिक मुख्य श्रमिक ये भी जयपुर के हैं, ये देखिए 83.6% है। न्यूनतम किसका है मुख्य श्रमिक, तो डूंगरपुर का है, ठीक है। और उसके अंदर WPR कार्यशील जनसंख्या न्यूनतम जयपुर की थी, और सबसे अधिक प्रतापगढ़ की थी। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य श्रमिक 66.3%, और शहरी क्षेत्र के अंदर 88.8%, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र से अधिक है शहरी का मुख्य श्रमिक, ठीक है। सीमांत श्रमिक ये आपको बता दिया 29.5% है। और मैक्सिमम किसका है सीमांत श्रमिक किस जिले में, तो डूंगरपुर के अंदर है मैक्सिमम। ये इसके अंदर कौन सा था, मुख्य श्रमिक जयपुर के अंदर सर्वाधिक था, और इसके अंदर उसके अंदर न्यूनतम था डूंगरपुर के अंदर, तो और इसके सीमांत श्रमिक डूंगरपुर के अंदर सर्वाधिक हो जाएगा। उल्टा करना है, सीधा सीधा उल्टा करना है। वहाँ पर जयपुर और डूंगरपुर था मुख्य श्रमिक के अंदर, जयपुर में सर्वाधिक थे और डूंगरपुर के अंदर न्यूनतम थे। और इसके अंदर सीमांत श्रमिक का नहीं, ये उल्टे कर देने वाला, डूंगरपुर में सर्वाधिक सीमांत श्रमिक होंगे और जयपुर के अंदर सबसे कम होंगे, ठीक है। आप ज़्यादा वही याद रखना है, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक की जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 70.5% मुख्य श्रमिक है और सीमांत श्रमिक 29.5% है। उसके बाद ये ग्रामीण क्षेत्र वाला ये भी देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सीमांत श्रमिक 33.7% है, और शहरी क्षेत्र के अंदर 11.2% है, ठीक है।
ये हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मुख्य श्रमिक तो 66.3% हो जाएंगे और सीमांत श्रमिक 33 बाकी बचे हुए। और शहरी क्षेत्र के अंदर मुख्य श्रमिक 88.8% हो जाएंगे और शहरी क्षेत्र के अंदर सीमांत श्रमिक बाकी बचे हुए 11.2%। ठीक है, तो राजस्थान में आश्रितता का अनुपात क्या है ये याद रखना। फैक्ट है, राजस्थान के अंदर आश्रितता का अनुपात 1.29 है। ठीक है, और राजस्थान के अंदर वो एक एमएलए का मत मूल्य भी होता है ना, वो 129 होता है। एक मतलब 129 मत मूल्य होता है एक एमएलए का। ये नॉर्मल इसलिए इससे जुड़ रहा था ना, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। 129 एमएलए का मत मूल्य होता है और इसके अंदर 129 के अंदर यहाँ पे पॉइंट लगाओगे ना तो वो 1.29 हो जाएगा आश्रितता का अनुपात। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति पर 1.29 अन्य लोग भी निर्भर करते हैं। ये इसलिए है कि आश्रित हैं उन पर, एक व्यक्ति पर 1.29 लोग आश्रित हैं। आश्रितता का अनुपात कैसे निकाला जाता है, तो जो निर्भर और आश्रित जनसंख्या थी उसमें कार्यशील जनसंख्या भाग दे दिया। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या कितनी थी 43.6% है। बाकी बचे हुए निर्भर और आश्रित होंगे और वो उसके अंदर निर्भर और आश्रित के अंदर कार्यशील जनसंख्या का भाग देंगे ना तो ये आश्रितता का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, एक एक फैक्ट याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ये। और निर्भरता के अनुपात को संतुलित करने के लिए ये नॉर्मल है 4 उपाय हैं जो ये मतलब ऑप्शन आ जाएंगे। निर्भरता को संतुलित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय नहीं है, आपको आसानी से पता लग जाएगा। ये थोड़ा देख लीजिए। परिवार नियोजन करके निर्भरता को संतुलित किया जा सकता है। आपको ही पता है कि जनसंख्या नियंत्रित होगी तभी निर्भरता घटेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी उतनी ज़्यादा निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए वो योजनाएं चलाई जाती है जनसंख्या को संतुलित करने के लिए। ठीक है, परिवार नियोजन को अपनाकर मतलब सकल प्रजनन दर है ना, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी लाकर जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर को नियंत्रित करके इसको निर्भरता को संतुलित किया जा सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना ये याद रखना, 12वीं पंचवर्षीय योजना है ना उसके अंदर TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट यानी सकल प्रजनन दर वो 2.9 थी। ठीक है, मतलब 10 महिलाएं 2.9 बच्चों को मतलब लगभग 3%, 3 बच्चों को, एक महिला 3 बच्चों को लगभग जन्म देती थी। मतलब 10 जोड़े 29 बच्चों को जन्म देते थे। ठीक है, वर्तमान में TFR क्या है, तो वर्तमान में TFR क्या है, वही है 2.9। ठीक है, और 10 जोड़े 29 बच्चों को तो। लेकिन भारत की जो आदर्श TFR भारत सरकार द्वारा दी गई है ना वो 2.2 है, 2.2 है। ठीक है, आदर्श है ये है, लेकिन है कितनी 2.9। ठीक है, याद रखना। परिवार नियोजन करके निर्भरता संतुलित किया जा सकता है और जो सामाजिक आर्थिक विकास करके निर्भरता को संतुलित किया जा सकता है और राज्य के आर्थिक संसाधनों का विकास तेजी से विकास करके संतुलित किया जा सकता है और परियोजनाएं और विकास कार्य करके निर्भरता को संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल है। अब बेरोजगारी देख लीजिए। बेरोजगारी है ना उसके आंकड़े मुख्य 2 स्रोत से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, मुख्य मतलब मानव विकास सूचकांक HDI से, और एक ये CMIE होता है कि मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति रिपोर्ट दी जाती है। इन दोनों से इनके आंकड़ों का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले मानव विकास सूचकांक है ना HDI HDI ना इसके आधार क्या हैं, 3 मूल्यों को शामिल किया जा सकता है। 3 मूल्यों को शामिल किया जाता है, उसके आधार पर बेरोजगारी के आंकड़े निकाले जाते हैं। एक तो साक्षरता, एक प्रति व्यक्ति आय, एक जीवन प्रत्याशा। तीनों याद रखना। एक अन्य पॉइंट आ जाएगा इनके अंदर, ऑप्शन आ जाएगा, वो मतलब गलत होगा। ठीक है, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, ये 3 मूल्य हैं जिन पर मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट निकाली जाती है। न्यूनतम HDI रिपोर्ट है ना राजस्थान की 17वीं पोजीशन है, उसके अंदर 17वां स्थान है राजस्थान का, मतलब पूरे भारत में 17वां स्थान है राजस्थान का उसके अंदर मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद CMIE एक और है, मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है। रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति रिपोर्ट निकाली जाती है। ठीक है, तो 2021 की रिपोर्ट है ना बेरोजगारी दर है ना उनके अंदर हरियाणा फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है ना हरियाणा की है और सेकंड है ना राजस्थान है। हमारा राज्य मतलब कौन सी पोजीशन पर है, तो सेकंड पोजीशन पर है। और बेरोजगारी दर कितनी है राजस्थान की, तो 26.7% है इस रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 26.7% राजस्थान की बेरोजगारी दर है और ये राजस्थान पूरे भारत में सेकंड बेरोजगारी दर वाला राज्य है। ठीक है, फर्स्ट कौन है, हरियाणा है।
आपको यही सेकंड वाला याद रखना है कि राजस्थान सेकंड पर है। इसके अंदर HDI रिपोर्ट में 7वीं पोजीशन है। नेक्स्ट देखते हैं मूल्य सूचकांक क्या होते हैं, कौन कौन से हैं। एक थोक मूल्य सूचकांक होता है, एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। थोक मूल्य मतलब होलसेल वाला, और एक खुदरा मूल्य रिटेल प्राइस। ये मुद्रास्फीति को मापने हेतु WPI थोक मूल्य सूचकांक और CPI उद्योग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक काम में ली जा सकती है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक है ना, इसका आधार वर्ष यानी WPI का आधार वर्ष है ना, इसका 1999 और 2000 है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, आधार वर्ष पूछे जाते हैं। आधार वर्ष 1999 2000 है थोक मूल्य सूचकांक का, और यह साप्ताहिक आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, साप्ताहिक आधार पर थोक मूल्य सूचकांक निकाला जाता है। एक मासिक आधार पर आएगा आगे, वो देख लेना, मतलब एक ये आगे मासिक आधार पर आएंगे, ये साप्ताहिक आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर 154 वस्तुएं शामिल हैं। इस मतलब मूल्य निकाला जाता है ना थोक मूल्य सूचकांक इसके अंदर। ये मेन तो ये याद रखना है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 1999 2000। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों हेतु निकाला जाता है, और ग्रामीण श्रमिकों हेतु, और ग्रामीण एवं शहरी श्रमिकों हेतु, और कृषि श्रमिकों हेतु। ये 4 प्रकार से निकाला जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ना, 4 प्रकार से सूचकांक तैयार किए जाते हैं और प्रति माह तैयार किए जाते हैं। सॉरी दोस्तों। उसके बाद औद्योगिक श्रमिकों हेतु है ना CPI मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इंडस्ट्रियल वर्कर्स औद्योगिक श्रमिकों हेतु आधार वर्ष इसका 2016 है। पहले क्या था, पहले 2001 था। ठीक है, अब क्या है 2016 है। अब वाला याद रखना है आपको, पहले वाला 2001 था, अब वाला क्या है 2016 है इसका औद्योगिक श्रमिकों वाले का। और जयपुर और अलवर और भीलवाड़ा इनके केंद्र हैं। जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा केंद्र हेतु यह निकाला जाता है औद्योगिक श्रमिकों वाला। और पहले अलवर है ना, इसके जगह अजमेर था। ठीक है, अलवर की जगह अजमेर था। जब 2016 में इसका आधार वर्ष रखा गया ना, उसी समय अजमेर को हटाकर इसके अंदर अलवर रख दिया। ठीक है, अलवर केंद्र कर दिया इसका। जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा 3 केंद्रों हेतु निकाला जाता है। और यह किसके द्वारा निकाला जाता है, तो श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा निकाला जाता है। जनवरी से दिसंबर के लिए जारी किया जा सकता है। जर्मनी से दिसंबर के लिए श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा औद्योगिक श्रमिकों हेतु। और इसका आधार वर्ष अभी क्या है 2016 है। 3 जिले हैं, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा। पहले अजमेर था, पहले आधार वर्ष 2001 था। ठीक है, तो ग्रामीण श्रमिकों हेतु है ना, ये सिर्फ गांव में निकाला जाता है। ठीक है, गांव के लोगों के लिए। ये तो पता ही लग रहा है, ग्रामीण श्रमिकों हेतु तो गांव वालों के लिए। तो ये किसके द्वारा, श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा, इसी के द्वारा। ये भी जनवरी से दिसंबर इसलिए याद रखना है क्योंकि दोस्तों ये है ना कृषि श्रमिकों वाला है ना, इसके अंदर जुलाई से जून है, बाकी सारे जनवरी से दिसंबर है। कृषि श्रमिकों हेतु निकाला जाता है ना, वो जुलाई से जून है। तो ग्रामीण श्रमिकों वाला देख लिया। उसके बाद ग्रामीण और शहरी श्रमिकों दोनों को मिक्स करके निकाला जाता है मिश्रित रूप से। तो गांव वाले वे श्रमिक जो शहर में काम करते हैं उनके लिए निकाला जाता है। ठीक है, तो इनका आधार वर्ष क्या है 2012 है। उसका क्या था 2016 था। इसका औद्योगिक श्रमिकों वाले का 2016 था और इसका 2012 है। और श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा यही निकाला जाता है और जनवरी से दिसंबर निकाला जाता है। उसके बाद कृषि श्रमिकों हेतु आधार वर्ष क्या है 1986-87 सबसे पुराना आधार वर्ष। ठीक है, 1986-87 है कृषि श्रमिकों वालों के लिए। ठीक है, और ये निकाला किसके द्वारा है वो भी देख लीजिए। और जून और जुलाई इसका वो मतलब जून से जुलाई के लिए मतलब सॉरी दोस्तों जुलाई से जून के लिए निकाला जाता है। और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO नई दिल्ली के द्वारा निकाला जाता है। सबसे पुराना आधार वर्ष है कृषि श्रमिकों वाले का। ठीक है, ये देख लिए दोस्तों। इनका आधार वर्ष याद रखना और एक ये इसका याद रखना, ये अलग है सबसे, क्योंकि इसके अंदर जुलाई से जून के लिए निकाला जाता है और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने बेरोजगारी और मतलब श्रम शक्ति वाला देख लिया। अभी इसके सरकार के द्वारा ना दरिद्रता को नियंत्रित करने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है ना वो देख लीजिए एक बार। एक तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति आय शुद्ध घरेलू उत्पाद के अंदर कुल जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है।
तो राजस्थान की पर कैपिटा इनकम है ना स्थिर कीमतों पर है ना 2000 स्थिर कीमतों के लिए आधार वर्ष कौन सा है तो 2011-12। स्थिर कीमतों पर राजस्थान की पर कैपिटा इनकम कितनी है 72,29,7। ऐसे याद रखना 72,29,7 है, ठीक है। 72,29,7 मतलब 72,297 रुपये पर कैपिटा इनकम है 2020-21 के अनुसार, ठीक है। 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे था ना उसके अनुसार है ये। और इसकी मतलब ये पूछेंगे कि मतलब 2019-20 से कितनी तुलना करनी है, तो 2019-20 की पर कैपिटा इनकम से राजस्थान की पर कैपिटा इनकम 2020-21 में ना घटी है, कितनी घटी है तो 7.77%, ठीक है। 72,29,7 पर कैपिटा इनकम है स्थिर कीमतों पर, और 7.77 2019-20 से 2021 तक घटी है। प्रचलित कीमतों पर कितनी है, प्रचलित कीमतों पर 10,93,86 है, 10,93,86, ठीक है। 1,09,386, 10,93,86 है। स्थिर कीमतों पर 72,29,7 है। और ये कितनी घटी है, ये भी घटी है, दोनों ही घटी है। ये तो याद रखना कि 2019-20 से घटी है और 5.29% घटी है। ये पूरे फैक्ट याद रखने दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो योजनाएं चलाई जा रही है ना कुछ 2-3 वो देख लीजिए। एक तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए लागू कब की गई 1 फरवरी 2019 को। पारिवारिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। राशि पुरुष को 3,000 मतलब 3,000 पहले थी, 1,000 अब 2020-21 वाला 21-22 वाला बजट था ना उसके अंदर जोड़ दिया है, 4,000 मिलती है पुरुष को। महिलाएं ट्रांसजेंडर को कितनी मिलती है 4,500, पहले 3,500 थी, ये भी 1,000 रुपये बढ़ा दी, ठीक है। उसके बाद विद्या संबल योजना, विद्या संबल योजना शिक्षित बेरोजगार द्वारा सरकारी विद्यालय में अध्यापन कार्य करवाया जाता है इसके योजना के तहत, ठीक है। और लागू कब की गई 1 अप्रैल 2021 की योजना, ठीक है। 1 अप्रैल 2021। नियुक्ति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा चयन किया जाता है। उनके द्वारा मतलब किसी बेरोजगार है ना उनको विद्यालय में अध्यापन के लिए भेजा जाता है। और इस किसके द्वारा चयन किया जाता है तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई जाती है, उसके द्वारा उनका चयन किया जाता है। वेतन कितना मिलता है 21,000 से 60,000 पर मंथ, ठीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये कब हुई घोषणा, कब हुई 5 जून 2021 है। 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की घोषणा, ठीक है। इसके अंदर विभाग कौन कौन से विभाग हैं, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ये क्वेश्चन आया था पिछले कौन से एग्जाम में पता नहीं, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कौन सा विभाग शामिल नहीं है, तो कौन कौन से हैं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, ठीक है। ये 3 विभाग हैं। आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है। पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। अवधि 1 वर्ष के लिए, ये याद रखना अवधि 1 वर्ष के लिए। आगे एक योजना आएगी उसकी अवधि अलग है, इसलिए इसकी याद रखना अनुप्रति कोचिंग योजना की अवधि 1 वर्ष के लिए ओनली। और नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। आवास हेतु अलग से 40,000 रुपये, मतलब कोई घर से बहुत ज़्यादा दूर किसी कोचिंग में पढ़ने जा रहा है ना उसको आवास के लिए भी 40,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए घोषणा कब हुई 12 जून 2021, सब 2021 की योजना है, ठीक है। विभाग कौन सा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसका भी है और अनुप्रति कोचिंग योजना का भी था। राशि 1 लाख रुपये एक मुश्त, मतलब एक साथ शुरुआत में मिलेगी 1 लाख रुपये, बाद में 18 वर्ष एज तक पर मंथ 25 रुपये मिलेंगे, और 18 वर्ष एज कंप्लीट हो जाएगी ना 5 लाख रुपये एक मुश्त और मिलेंगे, अनाथ को मिलेंगे, ठीक है। सुविधा क्या मिलेगी 12वीं तक की फ्री शिक्षा मिलेगी, 12वीं तक की फ्री शिक्षा। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है ना उसके तहत आवासीय सुविधा मिलेगी। इसके तहत ये इस योजना की घोषणा हुई ना तभी एक विधवाओं के लिए भी इस योजना के अंदर राशि दी गई थी, वो भी ये भी 12 जून 2021 मतलब इसी दिन लागू की थी। राशि 1 लाख रुपये एक मुश्त, मतलब एक साथ 1 लाख रुपये, ये विधवाओं के लिए, वो अनाथों के लिए थी, ठीक है। ऊपर वाला कोरोना में जो अनाथ हुए थे उनको के लिए, और ये जो विधवा होगी उनके लिए 1 लाख रुपये। 1,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और 1,000 रुपये पर मंथ बच्चों हेतु, मतलब उनके जो बच्चे हैं उनको लिए 1,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, और उन बच्चों के लिए ना किताबें और कपड़ों के लिए 2,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना,
अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना है ना, ये कौन कौन से वर्ग हैं, जनरल को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान कराना। जो यूजी और पीजी जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं ना, उनके लिए ये योजना, ठीक है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं ना, उनके लिए है डीबीटी वाउचर योजना। जनरल को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के लिए। घोषणा कब की गई? 23 मई 2021 को। इसका विभाग कौन सा है? नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है। राशि संभागीय स्तर पर 7,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। जिला स्तर पर 5,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। ये याद रखना। और इसका ये अवधि याद रखनी है, मेन यही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम्स में, कई एग्ज़ाम से पूछी जा चुकी है पीछे भी, ठीक है। 10 माह है इसकी अवधि है, ठीक है। 10 माह है इसकी अवधि है। अनुवृत्ति कोचिंग योजना कितनी थी? 1 साल थी, पूरे 1 वर्ष थी उसकी। इसकी ओनली 10 माह है, पूरी 12 माह है, मतलब 1 साल नहीं है। डीबीटी वाउचर योजना 10 माह है, अवधि है। गत परीक्षा में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे गरीबी एंड बेरोजगारी कंप्लीट टॉपिक। उसके बाद हम नया टॉपिक कोई करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।